नमस्कार, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। मैं रेणु कुशवाहा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम वर्तनी के 5 पार्ट को समझे थे। आज हम वर्तनी के 6 पार्ट को समझेंगे। तो वर्तनी के 6 पार्ट में हम दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर को समझेंगे और साथ ही साथ हम शिरोरेखा के बारे में भी समझेंगे कि किन किन वर्णों पर शिरोरेखा पूरा खींचा जाता है और किन किन वर्णों पर शिरोरेखा आधा खींचा जाता है। तो ह्रस्व स्वर आप जानते ही हैं कि ह्रस्व स्वर का उच्चारण कहाँ होता है। ह्रस्व स्वर में मान लीजिए जो छोटा ऊ की मात्रा होता है और बड़ी ई की मात्रा होता है, छोटी ई की मात्रा होता है। तो छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा क्या है? ह्रस्व स्वर है। और दीर्घस्व स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर में बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के बारे में समझाऊंगी आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर हम उसे कहते हैं जिन मात्राओं का उच्चारण करते समय जब कम समय लगता है वहां पर ह्रस्व स्वर का प्रयोग किया जाता है, और जिन मात्राओं को उच्चारण करते समय में ज्यादा समय लगता है उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? दीर्घ स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं सीता, तो सीता का उच्चारण कर रहे हैं जब, तो उसमें जो स में जो मात्रा लगी है, बड़े ई की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई की मात्रा का हम उच्चारण करते हैं सीता शब्द को, तो उसमें क्या ज्यादा समय लग रहा है। जैसे सीता यानी उसको हम लंबे समय तक बोल रहे हैं, उसके बाद सीता का उच्चारण कर पा रहे हैं सीता शब्द का। तो वहां पर ज्यादा समय लगे तो उसमें हम क्या करते हैं, वो वहां पर दीर्घ स्वर की मात्रा का उच्चारण होता है। और जैसे मान लीजिए कि हम जून का ही प्रयोग कर रहे हैं और वहीं पे जुलाई बोलते हैं, जुलाई, तो उसमें क्या है, उसको तुरंत बोल देते हैं, यानी कम समय उच्चारण करने में कम समय लगता है। जुलाई, तो उसमें कम समय लग रहा है। और वहीं पे हम जून का जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या बड़ा ऊ की मात्रा लग रहा है, तो उसमें तो ये इसको हम देखिए जू ना, यानी हमारा मुंह का आकार भी बदल जा रहा है, जून। और वहीं जुलाई कह रहे हैं तो आराम से कह पा रहे हैं, जैसे जुलाई। लेकिन जून जब कह रहे हैं हम तो जुलाई, यानी हमारा जो मुंह है वो गोल आकार में हो जा रहा है, यानी उसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो हमें क्या करनी चाहिए? ध्यान देना चाहिए कि जिन मात्राओं का उच्चारण हम जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे अगर ज्यादा समय लग रहा है तो दीर्घ की मात्रा, अगर कम समय लग रहा है तो ह्रस्व स्वर की मात्रा। तो यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं। और कहीं क्या होता है, एक और भी सूत्र है वहां पर कि अगर मान लीजिए कि कोई भी शब्द हो और उसके शब्द के अंत में अगर हमारा तो आता है, शब्द के अंत में अगर तो आ जाए तो वहां पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृति, जागृति इत्यादि वगैरह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ समिति, पद्धति, ये सब क्या है, यहाँ पर लास्ट में तो का ही प्रयोग हुआ है। तो जब तो का आ जाता है किसी शब्द के अंत में, अगर तो आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे? छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। किंतु अगर कोई भी शब्द हो उसमें तो आता है, लेकिन उस शब्द से अगर हमें क्रिया का बोध हो जाए, उस शब्द से अगर हमें क्रिया का बोध होता हो, यानी कोई काम करने का बोध होता है कि इस शब्द से पता चले। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे है कि मान लीजिए एक वाक्य में बोलती हूँ कि सीता खेलती है, तो खेलती, यानी इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि सीता कोई कार्य कर रही है, यानी कौन सा काम कर रही है? खेलने का काम कर रही है। तो वहां पे उस शब्द से हमें बोध क्या होता है कि वहां पे कोई कार्य होता है। अगर मान लीजिए, तो वही मैं बात यहाँ पे समझा रही हूँ कि जिस शब्द के अंत में तो आता है, अभी तो मैं बताई हूँ कि तो आता हो, तो वहां पर छोटी की मात्रा। किंतु अगर जिस शब्द के अंत में तो आता है लेकिन उस शब्द से हमें क्या किसी कार्य होने का बोध हो, यानी क्रिया का बोध हो, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वहां पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो जितना मैं बताई हूँ चलिए उसको विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखी हूँ मैं कि ह्रस्व स्वर। पहले क्या लिखी हूँ? ह्रस्व स्वर की मात्रा। ह्रस्व स्वर की मात्रा यहाँ पे ह है, ह में कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है। तो यहाँ पे ह में री की मात्रा है, इससे क्या बना है? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की मात्रा पहला हमारा है। तो उच्चारण करते समय मैं यहाँ पर
क्या की हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी दी हूँ। अभी आपको मौखिक भाषा का प्रयोग करके समझा दी हूँ, लिखित भाषा का प्रयोग करके यहाँ पर लिख दी हूँ कि आप सभी को लिखने में आसानी हो। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छी तरह से आप लिख भी पाएंगे और याद भी रहेगा। तो यहाँ पर पहले मैं क्या लिखी हूँ, उच्चारण करते समय जहाँ कम समय लगता है, जहाँ कम समय लगे तो वहां पर ह्रस्व स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये सिंबल किसका है, छोटी ई की मात्रा का सिंबल है। ये किसका है, ये छोटा ऊ की मात्रा का सिंबल है। तो ये छोटी ई और छोटा ऊ ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं, लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, तो जैसे सीप, जुलाई, तो यहाँ पर अगर हम सीप का प्रयोग कर रहे हूँ, जैसे ये मान लीजिए छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से यहाँ पर सीप शब्द लिखी हूँ, और यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा से मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ, जुलाई लिखी हूँ। तो यहाँ पर जब अगर हम सीप का उच्चारण करते हैं, सीप, तो सीप 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 तुरंत सीप को बोल दे रहे हैं, यानी कम समय लग रहा है। अगर सी का उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ पर कम समय लगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा, तो सीप। यहाँ पर क्या है, जुलाई। अभी मैं आप सभी को समझा भी चुकी थी। तो यहाँ पर जुलाई लिखा है, तो अगर हम जू बोलते हैं तो तुरंत बोल देते हैं, उसका उच्चारण तुरंत हो जाता है, जैसे जुलाई, जुलाई तुरंत ही बोल देते हैं। तो जहाँ पे कम समय लगे वहां पर क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा करते हैं, यानी ह्रस्व स्वर का प्रयोग करते हैं। तो उच्चारण करते समय जहाँ कम समय लगे वहां ह्रस्व स्वर की मात्रा लगाया जाता है, जैसे सीप और जुलाई। कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके न जाइए। अगर स्किप करके चले जाएंगे तो आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप कृपया स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए यहाँ पर और समझते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आप सभी को बता चुकी हूँ कि और जब किसी शब्द के अंत में तो आता है, किसी शब्द के अंत में क्या बताई थी कि तो आता है, तो यहाँ पे मैं लिख भी चुकी हूँ कि किसी शब्द के अंत में तो आता है, तो उस शब्द में लगने वाली मात्रा, अगर जिस शब्द के अंत में तो आता है तो उस शब्द में लगने वाली मात्रा कौन सी होती है, दीर्घ होती है। यानी यहाँ पे क्या मैं सिंबल लगाई हूँ, बड़ी की मात्रा का सिंबल लगाई हूँ। तो वहां पर तो ह्रस्व स्वर की होती है, जैसे संस्कृति। तो ये कौन सा सिंबल है, छोटी की मात्रा का सिंबल है। तो ह्रस्व स्वर की यहाँ पर उच्चारण होता है, जैसे संस्कृति, प्रकृति, राष्ट्रपति, समिति, पद्धति इत्यादि। तो यहाँ पर मैं बता भी चुकी थी कि अगर शब्द के अंत में तो आए तो वहां पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे, कौन सी मात्रा का, छोटी की मात्रा करेंगे। अब चलिए हम आ जाते हैं, समझ लेते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर की मात्रा का उच्चारण कैसे किया जाता है, चलिए समझते हैं। तो उच्चारण करते समय जहाँ ज्यादा समय लगे, उच्चारण करते समय यानी बोलते समय जहाँ ज्यादा समय लगे वहां दीर्घ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंबल क्या है, बड़ी ई की मात्रा का सिंबल है और ये बड़ा ऊ की मात्रा का सिंबल है। तो यहाँ पर अगर उच्चारण करते समय जहाँ ज्यादा समय लगे वहां दीर्घ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, या मान लीजिए वहां पर लगाया जाता है, जैसे सीता और जून, सीता और जून। यानी यहाँ पर मैं बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके सीता शब्द लिखी हूँ और यहाँ पर बड़ा की मात्रा का प्रयोग करके जून शब्द लिखी हूँ। तो अगर मान लीजिए हम सीता का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर सीता का उच्चारण करते हैं तो ज्यादा समय लग रहा है सीता को बोलने में, जैसे सी, तो वहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है। अब ये यहाँ पे है कि जून, तो वहीं पे मैं बताई थी आप सभी को, अगर वहाँ पे जुलाई बोलते हैं तो तुरंत बोल दे रहे हैं जून, उसका उच्चारण तुरंत हो जा रहा है कि जुलाई। यहाँ पर अगर जून बोल रहे हैं तो वहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है, तो जहाँ पर ज्यादा समय लगता है उसे हम क्या, दीर्घ स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। किंतु यहाँ पर जब किसी शब्द के अंत में तो आए, जब किसी शब्द के अंत में तो आए और उस शब्द से क्रिया का बोध हो, वहां पर तो में दीर्घ की मात्रा होती है। अभी मैं बता चुकी थी कि जब किसी शब्द के अंत में तो आए किंतु उस शब्द से क्रिया का बोध हो, वहां पे कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे हंसती, खेलती, उठती, जाती, बैठती इत्यादि। अब चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर सीरू रेखा। तो सीरू रेखा के समझने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर तो मैं बता चुकी हूँ, ये तो व्याकरण की दृष्टि से मैं बता चुकी हूँ कि हाँ इस तरह ही हम प्रयोग करके
उसको समझ लेंगे कि कहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है और कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, कहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा, कहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा। लेकिन अगर हमारी वर्तनी को सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिक्टेशन जो इंग्लिश में होता है, डिक्टेशन जो होता है इंग्लिश में उसे बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रुतलेख बोलते हैं। तो अगर हम ज़्यादा श्रुतलेख लिखते हैं तो उससे हमारी वर्तनी में सुधार हो सकता है। तो श्रुतलेख लिखते समय अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि ये शब्द लिखिए, तो उसको सुनना चाहिए कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। अब फिर उसको लिखते समय बार बार कम से कम 10 डेली का रूटीन बना लेना चाहिए। अगर हम 10-10 शब्द को लिखते हैं और उसको समझ लेते हैं कि किस शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, उसको दिमाग में हम बैठा लेते हैं, बार बार उसको लिखते हैं, तो वो क्या होता है, दिमाग में हमारे ऐड हो जाएगा और वर्तनी जो संबंधी जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी। तो वर्तनी संबंधी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुधार चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, डिक्टेशन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि श्रुतलेख का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं शिरोरेखा। तो कौन कौन से वर्ण हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा खींची नहीं जाती है, यानी खींची जाती है लेकिन आधी खींची जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए ध है, अगर हम ध लिखते हैं तो यहाँ पर क्या, अगर मान लीजिए ये क्या है, ये घ हुआ, ये घ है, ये क्या है, ध है। तो कोई बच्चे ये क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा यहाँ पर शिरोरेखा जो है, लाइन है, उसको पूरा खींच देते हैं, किंतु यहाँ पर पूरा नहीं खींचा जाता है। अगर हम पूरा खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ण जो है, हमारा ये अक्षर है वो गलत हो जाएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो सेम है, अंतर यही है कि यहाँ पर क्या बना है, गोल बना है। तो जिन अक्षर में यहाँ पर गोल बना रहता है तो उन गोल अक्षर, गोल बने हुए अक्षरों में वहां पर शिरोरेखा जो आधी खींची जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखी हूँ ध, तो ध में भी यहाँ पर गोल बना है, यहाँ पर लिखी हूँ तलाबी स में भी गोल बना है, यहाँ पर लिखी हूँ भ में भी गोल बना है, गोल आकार है, यहाँ पर लिखी हूँ थ में भी गोल आकार है, ये देखिए यहाँ पर भी गोल आकार है, अ है, ये छ है, ये स्र है। तो जिन जिन वर्णों में गोल आकार दिखे वहां पर हमें क्या करनी चाहिए, पूरी रेखा नहीं खींचनी चाहिए, आधी रेखा खींचनी चाहिए। अगर हम पूरी रेखा खींचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भ ही है, तो यहाँ पर अगर हम घ लिखे हैं तो घ में पूरा खींचा जाता है। अगर लिखते समय हमें ये जो है ऐसे ध लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं और शिरोरेखा नहीं खींचते हैं तभी जाकर हमारा ध सही होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर भ लिखती हूँ, ये क्या है भ और ये क्या है म, दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें गोल है और यहाँ पर जो शिरोरेखा है वो पूरी नहीं खींची जाती है। ये देखिए यहाँ पर पूरी नहीं खींची जाती है, यहाँ पर खाली जगह रहता है, इसको खाली ऐसे आधी खींची जाती है और यहाँ पर म में पूरी। तो अगर हम म की तरह पूरी इसको खींच देंगे, पूरा शिरोरेखा यहाँ पर खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भ हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरह कहीं भी कोई शब्द लिखते हैं भ लिखकर तो वो उसको गलत माना जा सकता है, एग्जाम में हमारे नंबर भी कट सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी शब्द लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए कि किन किन कौन से जो वर्ण हैं जहाँ पर पूरी शिरोरेखा नहीं खींची जाती है। तो यहाँ पर हम आप सभी समझ चुके हैं कि ध है, तलाबी स है, भ है, थ है, अ है और छ है और यहाँ पर स्र है। तो इन वर्णों पर पूरी शिरोरेखा नहीं खींची जाती है। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ख है, यहाँ पर मैं ख लिखी हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं कि ख को किस तरह लिखते हैं, ख को यहाँ पर ये है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ ख, ये क्या हो गया ख, यहाँ पर लिख देती हूँ खा, ये खा लिखा गया, समझ लीजिए कि ये खा है। लेकिन कोई इसको रवा भी तो पढ़ सकता है ना, जैसे र व में आ की मात्रा र वा, रवा। तो ऐसा किसी के मन में दुविधा ना हो, किसी के मन में ऐसा दुविधा ना आए कि ये खा लिखा है या रवा लिखा है। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए, ख का सही मायने में लिखने का तरीका ये होता है, ये जो यहाँ से जो आता है ऐसे लिखेंगे और इस डंडे में इसको सटा देंगे, ख इसी तरह ही लिखा जाता है। अगर हम नहीं सटाएंगे तो हमारे मन में, किसी के देखने वाले के मन में क्या होगा, दुविधा हो सकता है कि ये रवा लिखा है या खा लिखा है। तो इसलिए ख के सही लिखने का तरीका क्या है, ऐसे इसको इसमें सटा देंगे, तब जाके हमारा ये ख पूरी तरह सही होगा।
तो आप सभी जान चुके हैं कि कहाँ पर सिर रेखा कैसे खींची जाती है, किन वर्णों को कैसे लिखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जो जिन टॉपिकों पर मैं समझाई हूँ ये आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वर्तनी के साथ में, तो वर्तनी के 7 पार्ट में मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।